चलिए स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने एनवायरनमेंट की क्लास स्टार्ट करी और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा था, अपना सिलेबस डिस्कस करा था। देखिए, हम कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। आप भी जब यूपीएससी की तैयारी में आए होंगे तो आपने सबसे पहले अपना सिलेबस ही चेक करा होगा कि हमारा सिलेबस कितना है। उसी तरह से उस हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी जानना उतना ही जरूरी होता है, जिससे हम अपने कंपटीशन की जो डिमांड है ना, उसकी परिधि में, उसके सेंटर में ही रह सके। ठीक है, आज हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा और कंसाइज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं उसका रीजन हम आपको बता देते हैं। क्योंकि हमारे पास दो पेपर है, एक प्री का है और एक मेंस का है। ठीक है, प्री का मेंस हमें पढ़ना नहीं है, हमें मेंस के साथ प्री को पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्री के जो 6 टॉपिक हैं, जो मेजर 6 टॉपिक हैं, जहां से आपके कई कई बार बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, कल का वीडियो आप लोग देखिएगा, सिलेबस क्या है। 20-22 मिनट का वीडियो छोटा सा ही है, उसको आप लोग देखिएगा कि सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, हमें कैसे पढ़ना है, वो वहां पे बातें डिस्कस कर ली गई हैं। अब बात है हमारी कि आखिर प्री का सिलेबस क्या है। हम लोग प्री मेंस अलग अलग नहीं पढ़ने वाले, फिर भी मैंने देखा है इन्वायरमेंट में पिछले 27 सालों से और 5 सालों से, अगर हम बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अगर आप यूपीएससी फील्ड में है तो आपको कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर का पेपर देखना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग वहां पे बात करें तो आपके पास 6 ऐसे मेजर टॉपिक हैं जहां से प्री से क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस पूछे जा रहे हैं। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आए हुए थे आपके। ये देख लीजिए, काउंट कर लीजिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा 2020 तक। ठीक है, 2020 से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए, इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से 2020 में क्वेश्चन, फिर फूड चेन से, फिर बायोडाइवर्सिटी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ऐसे हमारे 6 मेजर मेजर टॉपिक है गाइस। आप लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ना चाहो तो ये पीडीएफ है पूरा। इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, एयर भी दिया हुआ है और आपका सिलेबस भी मेंशन है। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इसके 5 साल के क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरे। इसमें तो बहुत ज्यादा पुराने दिए हुए हैं। आप लोग स्टार्टिंग के देखिएगा, फूड चेन से देखिए कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहा है आपका। उसके बाद आप लोग देखिएगा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से नो डाउट कम से कम 2020 में क्वेश्चन आपके बने थे 10। ये देखिए, 10 नंबर लिखा हुआ है। फिर 19 में भी क्वेश्चन कम से कम आपके देखिए 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे थे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम जाने। ठीक है, तो ये टॉपिक लिख लीजिएगा आप लोग। 6 टॉपिक हैं, प्री के हैं ये खाली, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इसमें यहाँ पर प्री में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है। ठीक है, तो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं आप लोग लिख लीजिए। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, फूड चेन है। ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 टॉपिक आप लोग किसके लिए लिखेंगे गाइस? प्री के लिए लिखेंगे। ये देखिए, ये पॉल्यूशन का है हमारा लास्ट टॉपिक। इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से क्लाइमेट चेंज। इसमें आप लोग क्या करेंगे, 5 साल का प्रीवियस ईयर देखेंगे, इसका या तो फोटो कॉपी निकलवा लेंगे या कोई भी बुक, जैसे मैंने बताया था ना कि क्रॉनिकल की, देखिए क्रॉनिकल की काफी अच्छी है, इन्होंने क्वेश्चन भी दिए हैं प्लस डिस्कशन भी दिया है। तो ये क्रॉनिकल की बुक है, अगर आप लोग चाहें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है आपका। ठीक है, ये आपको मार्केट में तो मुश्किल है मिलना, लेकिन हाँ ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे दिए हैं और इनका डिस्कशन भी बहुत अच्छा दिखा है। ऐसे हम दिखा नहीं सकते आपको, आप लोग जाकर देख लीजिएगा शॉप पर, इसको ले लीजिएगा, नहीं तो इसको ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें खाली क्या, इसमें खाली आपका इन्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट में किस किस साल में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 1994 से 2020 तक का मेरे पास पुस्तक का नहीं है। आप लोग नया एडिशन लीजिएगा जिसमें 21 का भी हो। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी जो आपका है ना, तीनों सेगमेंट में दिया हुआ है, देख सकते हैं ना आप लोग। ये देखिए, हिस्ट्री में भी इसमें क्या दिया हुआ है, पूरा सेगमेंट में दिया हुआ है, जिसमें आपका मिडाइवल, मॉडर्न और एंशियंट है। इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। किस साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस, जनरल साइंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि ले लीजिएगा, अच्छी बुक है, क्रॉनिकल की है ये। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की।
तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हमें वो आइडिया मिलता है। और एक चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब हम काफी टाइम से टीचिंग फील्ड में हैं, तो मुझसे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते नहीं है, तो प्रीवियस ईयर लगाना क्यों है। अब ये तो वही वाली बात है ना कि हम पूरे साल पढ़ते हैं और पूरा सिलेबस कभी एग्जाम पे हमसे नहीं पूछा जाता है, तो फिर हमें वो सिलेबस पढ़ना क्यों है ना। बात तो यही है कि फिर हमें वो पढ़ना क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पूरे साल में क्या था क्या नहीं था, जब हम सब कुछ जानेंगे तब हम थोड़ा सा कुछ कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर आपके जस्ट लाइक अ गाइडेंस, ठीक है, ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ये आपकी एक गाइड होती है। ये आपको, अब जैसे कि आपने इसको देखा 5-6 साल 10 साल के क्वेश्चन देखे, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से पिछले 5-10 साल से आयोग बाहर नहीं गया है। दैट मीन्स कि हमको भी प्री के लिए ये 6 टॉपिक ही तैयार करने हैं। समझ रहे हैं सबको कि हमें प्री के लिए ये 6 टॉपिक ही तैयार करने हैं। क्यों तैयार करने हैं? क्योंकि पिछले 10-12 साल 20 साल से आयोग इसके बाहर नहीं गया है। और इसके बाहर नहीं गया का क्या मतलब है, हमें भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम अननेसेसरी क्या पढ़ेंगे। देखिए यूपीएससी के फील्ड में सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्या जानते हैं। जानने का मतलब समझ रहे हैं, जानने का मतलब ये नहीं कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, जानने का मतलब ये कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, पूरी बुक 200-300 पन्ने की मार्केट से जाके ले आए, उसमें तो लिखा होता है आईएएस पीसीएस अदर एग्जाम या खाली आईएएस पीसीएस या, लेकिन वो पूरा पूरा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हम डाइजेस्ट कर सके और जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। अब पता चला पूरी बुक पढ़ के बैठे, हमें कुछ समझ भी नहीं आया, तो वो भी हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें कोर जो चीजें होती हैं उसके ऊपर ही ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट की बात करें, मैंने 6 टॉपिक आपको बताए हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, फूड चेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, फूड चेन, ये 6 टॉपिक है जहाँ से फ्री में आपके कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है गाइस। प्रीवियस ईयर का हम लोग बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे। आपको एक बार जो ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए गए प्री के, एक बार क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको मेंस के, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको फोटो कॉपी करवानी है या पूरा बुक लेकर रखना है जिससे आप सारे सब्जेक्ट के साथ डिस्कस कर सके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो कहेंगे कि इसका फोटो कॉपी करवाने के बजाय ये बुक एक बार खरीद लीजिएगा, चाहे ऑनलाइन मिले चाहे ऑफलाइन मिले। उसका रीजन ये है कि आप अपने साथ और अपने सिलेबस के साथ और अपनी स्टडी के साथ एक अच्छा सा जस्टिस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारा सिलेबस क्लियर होगा। सिलेबस क्लियर होने का मतलब है कि हमने देखिए सबसे पहले कल कौन सा यूनिट लिया था, पर्यावरण परिस्थितिका का पहला लिया था पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन क्या है, कितना है, ये अब हम लोग देखेंगे। तो आज से हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है गाइस। ये वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो के बाद जैसे ही हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होगा वैसे उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कहेंगे तो पीडीएफ पहले भी प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे कि मैम अभी तो ये पढ़ा नहीं है, तो बेहतर होगा कि जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएं, राइट, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो ये रहा लेक्चर 1। अब लेक्चर 1 का ये इतना सिलेबस, ठीक। पॉल्यूशन प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है गाइस, फोकस करिएगा। कल एक आर्टिकल आया है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, ये कब आया था पहली बार, इसके गाइडलाइंस क्या है, गवर्नमेंट इसमें एफर्ट क्यों लगा रही है, आपको एक एडिटोरियल पूरा दिया गया है करंट पे, वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। तो उसको आप अपने पास रखिएगा, चाहे उसका फोटोकॉपी निकलवाइएगा, फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं उसका, या द हिंदू वगैरह में आया हो तो जो बच्चे पढ़ते हो उसका कटिंग वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके आपको करंट का पेपर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो सॉरी करंट का आर्टिकल भी दिया जा रहा है, तो आप उसको देखिएगा और वो आपको पॉल्यूशन यहीं पर ही रिलेट करेगा, ये भी याद रखिएगा। और इस बार मेंस में क्वेश्चन भी बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का और प्री में भी क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, जिनसे टाइप के साथ उनको याद रखिएगा, उनका बेनिफिट क्या है, उनका नुकसान क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ ये भी सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोलेगा।
जब आप किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले उसके सामने आने वाले चैलेंजेस के ऊपर हमें जाना पड़ता है कि आखिर वो चैलेंज क्या है, वो चुनौतियां क्या हैं। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ फोकस करते हैं तो वो कैसे हमें हिट करेंगे, ठीक है। वो चैलेंज क्या क्या है, तो आपको जो एडिटोरियल प्रोवाइड करवाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग उसको करिएगा। उसमें प्री कम मेंस का एक क्वेश्चन भी है, वो भी आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए क्या कोई लीगल संस्था है हमारे पास? अरे हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या उसकी लीगेलिटी है, क्या वो संवैधानिक या असंवैधानिक या वैधानिक है, आखिर वो है क्या? तो पॉल्यूशन क्या है? ये तो एनवायरमेंट में होने वाली घटना है। पॉल्यूशन क्या है? दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे उस पे चलते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो संस्था है वो ये है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका रोल क्या है? 1974 के एक्ट क्या है उसको देखेंगे। जल प्रदूषण के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए एक्ट क्या है, सॉइल पोल्यूशन के लिए एक्ट क्या है। एक आपको मैंने कल बताया था ना कि इंडियन एयर बुक पढ़ना है, कुरुक्षेत्र योजना पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है आपको? न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब देखिए न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आज भी समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो आया है वो किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट के पेपर से रिलेटेड है। और उसका जो यूनिट फर्स्ट है पॉल्यूशन, जहाँ से क्वेश्चन आपके प्री के भी बनते हैं और मेंस के भी बनते हैं। तो अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे से तैयार कर लिया है तो मतलब आपका एक क्वेश्चन पक्का है प्री का और एक मेंस का, ठीक है। इसीलिए बोला था बुक के पीछे भागने से बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर पे जाइए। अभी योजना कुरुक्षेत्र आएगी, वो भी हर साल हर मंथ क्या आती है, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। और उसका डिसाइड है, अगर वो उसके रूलर पर आ रही है तो रूलर पर ही आएगी, अगर वो इलेक्ट्रिक पर आ रही है तो इलेक्ट्रिक पर आएगी, डिजिटल इंडिया पर आई है तो डिजिटल इंडिया पर ही हर साल उसी मंथ में आएगी। तो वो आप लोग पढ़ते चलिए, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या अपने फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि वो संस्था जो इन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और पॉल्यूशन कौन कौन से हैं? अच्छा एक चीज और है कि जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया वायु जल मृदा, ठीक। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे पूरा वायु प्रदूषण डिस्कस करेंगे, फिर जल प्रदूषण डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी स्विच कर जाए। तो उसके लिए आप लोग पैनिक मत दीजिएगा, क्योंकि बच्चे इन सब चीजों को पता नहीं क्यों नोटिस करते हैं, बट करते हैं। लेकिन उसका कोई मतलब ये नहीं है। जैसे जल प्रदूषण मुझे पढ़ाना है तो जब हम लोग बायो के टॉपिक पे पहुंचेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे ना इसके पॉल्यूशन के बारे में। तो ये सेगमेंट वाइज चलेगा आपका, तो उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं पॉल्यूशन में। तो पॉल्यूशन है क्या? बेसिकली प्रदूषण होता क्या है? अगर कोई आपसे इसकी डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? प्रदूषण क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वही प्रदूषण में कंसीडर कर देंगे? बिल्कुल नहीं। दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। या तो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली होंगी या फिर आपको निगेटिव रिजल्ट देने वाली होंगी। तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक निगेटिव इफेक्ट देने वाली चीज है। निगेटिव इफेक्ट देने वाली चीज का मतलब क्या हो गया? जो हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहा है। सिंपल सी बात समझिए, बिल्कुल कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, रॉकेट साइंस नहीं है। वो कोई भी चीज जो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही है, वो कोई भी एक्टिविटी जो हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, प्लांट्स पे इफेक्ट डाल रही है, हमारे फॉरेस्ट पे इफेक्ट डाल रही है, वाटर पे इफेक्ट डाले, सॉइल पे इफेक्ट डाले, वो क्या है? एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सपोज दैट कि आपने एक रोड बनवानी है, जैसे बहुत सारे लोग इस समय निकलते होंगे तो देखते होंगे कि मेट्रो बनाने के लिए लखनऊ में ही क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रीज को कट कर दिया जा रहा है। अब ये क्या है? देखिए डेवलपमेंट जो होता है ना आपका, डेवलपमेंट हमेशा रिवर्स चलता है। ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। ये हमेशा कैसा चलता है गाइस? रिवर्स चलता है, ठीक है। अगर ऐसे एक चीज जा रही है तो एक चीज ऐसे जा रही है। अब इसमें क्या नोटिस करना है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर हम इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर दें तो हमको डेवलपमेंट में थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। क्यों?
सिंपल सी चीज है कि अगर हम जंगल को बचाएंगे तो फिर हम वहां पर रेजिडेंशियल एरिया, मॉल ये सब नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर दूसरी सिचुएशन है कि अगर हमने डेवलपमेंट को सपोर्ट कर दिया है तो हम इन्वायरमेंट को नहीं बचा सकते, तो ये हमेशा क्या होगा, रिवर्स होगा। तो डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो आज भी हमारा सुरक्षित रहे और कल भी हमारा सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट लेकर आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेकर आए, सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर आए हैं। 17 हैं, जब वहां पर पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे इसको कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है, हमारे जो रिसोर्स है उनके ऊपर भी इफेक्ट ना पड़े, और जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय भी करते जाए। क्योंकि अगर हमने कार्बन एमिशन किया है तो हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है ना, कि सॉरी, कार्बन एमिशन को प्रोटेक्ट नहीं करना है, कार्बन एमिशन को कम भी तो करना है। अगर हम बैलेंस बना के रखेंगे तभी तो नेचर हमारे साथ जस्टिस करेगा, वरना हमारे साथ जस्टिस नेचर कैसे कर पाएगा। क्योंकि याद होगा ना, गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पढ़ा करिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले हैं गांधी जी। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन क्या, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। सिंपल सी चीज है ना, जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला कि हमारे आसपास की वो सारी चीजें जो हमारे ऊपर निगेटिव आस्पेक्ट डालती हैं वो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। और पॉल्यूशन भी दो तरह का होगा, एक जो हम और आप करेंगे, ठीक है, और एक जो नेचर करेगी। अब नेचर कैसे करती है वो को हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी 6th जनरेशन चल रही है। 6th जनरेशन किसकी चल रही है उसको हम लोग 5th सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस हार्मफुल मटेरियल आर फॉर पॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये यही हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। और प्रदूषक प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे देखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आ गया तो क्या हो गया, उससे निकलने वाली राख कहाँ जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि वाटर वेपर एंड गैसेस दोनों क्या, वॉल्केनिक एक्टिविटी का जब इरेप्शन होता है तो उसके के बाहर वो आ जाती है। और जब वो ऐसे करके बाहर आ जाएंगी तो आखिर वो कहाँ जाएंगी, इन्वायरमेंट में ही तो जाएंगी। अब जैसे कि ये कोई वॉल्केनो था, वॉल्केनो अगर ऐसे हुआ तो ये क्या हुआ, ये गैस है जितनी थी तो ये यहाँ से जो इन्वायरमेंट था उसी में तो जाएंगी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पीएम पार्टिकल्स 2.5 क्या है, 10 क्या है, 1 माइक्रोन क्या है, ये सारी चीजों को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई भी परिवर्तन जो उससे संबंधित जीवों को नुकसान पहुंचाता है, अभी सिंपल सी लैंग्वेज में यही कहा था ना कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दे या ह्यूमन को नुकसान पहुंचा दे या वाइल्ड लाइफ को, वन जीव को नुकसान पहुंचा दे, वो क्या है, प्रदूषण है। अन्य जीवों की समृद्धि को भी रोकता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा तो क्या पेड़ों में वृद्धि हो पाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, अभी हम लोग देखेंगे क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे काम करती है, नाइट्रोजन कैसे काम करती है कि वृक्षों की वृद्धि नहीं हो पाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ रहा है, कैंसर पैदा कर रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, सबने पढ़ा होगा, सबको पता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एयर, लैंड, नॉइज, वाटर, लाइट, ये सब क्या है आपके पॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होगा आपका, वो हानिकारक कैसे, देखो जो हवा में प्रदूषण को फैला दे, आपने आग लगा दी, जंगलों में आग लग गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, या जितने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा कि प्रेशर बेल्ट होती है। तो दो तरह की प्रेशर बेल्ट होती है, हाई प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर बेल्ट होती है। तो जो लो प्रेशर बेल्ट होती है वो हमेशा अपवर्ड जाती है, और जो हाई प्रेशर बेल्ट होती है वो डाउनवर्ड आती है। तो उससे एक और बेल्ट बन के तैयार होता है जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं, जहाँ पे हम और आप रहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से शिफ्ट होती है, जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे वो अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे, नहीं तो जो पढ़ेंगे आगे वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्रदूषण कौन कौन सा है वो हम लोग देख रहे हैं। शोर का प्रदूषण कैसा हो गया, जैसे कि देखा है आप लोगों ने ना कि क्या करते हैं लोग, रात में खूब तेज देर बजाना, हॉर्न तेज दे के निकलना। उनको ये नहीं समझ में आता है कि इससे किसी की कोई व्यक्ति है, कोई ट्री है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड्स है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन,
कोई भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री का पानी पूरा का पूरा क्या करा, नदियों में छोड़ दिया, तो वाटर पोल्यूशन हो गया ना। अब उसके अंदर जो मरीन सिस्टम था, उसके अंदर जो हमारा फिश था, डॉल्फिन था, टर्टल थे, उनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्योंकि उनको भी तो एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, हर किसी को क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए लाइफ पे सस्टेन करने के लिए, और अगर वो नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर रेड लिस्ट जारी की जाती है कि हमारे वहाँ टर्टल इतने थे, अब इतने बचे हैं, बर्ड्स इतनी थी, इतनी बची हैं। लाइट हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये सारे पॉल्यूशन के टाइप हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत हाई फाई लैंग्वेज में नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आंसर राइटिंग लिखने में। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पार्ट पे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या? तो इसके नाम से ही लग रहा है जो क्या काम करे, आपका पॉल्यूशन के लिए गाइडलाइंस जारी करे और उसको ऑडिट करे, है ना, और उसको मॉनिटर करे, उसको डायरेक्ट करे। तो ये बनाया कब गया था, अगर आप लोग देख पाए तो देख लीजिए। इन्वायरमेंट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस इसके ऊपर, ये कैसी बॉडी है? तो ये एक वैधानिक संस्था है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो कैसी बॉडी है? तो वो है आपकी वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्रिएटेड बाई। फिर पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने उसको बनाया है, ठीक है, आखिर ये किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट किसके अंडर में आएगी? ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंदर में आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट में आती है, द्वारा बनाई गई है, ठीक है। हुज मेन फंक्शन टू प्रिपेयर, अब इसका मेन काम क्या है? पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स बनाना, उनको मॉनिटर करना, जैसे कंप्लेंट्स आती हैं, देखा नहीं है, जो पर्यावरण सिद्ध होते हैं, जो इन्वायरमेंटल होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्लेन देते हैं कि आप पेड़ इतने काट दोगे तो फिर कैसे सस्टेन करेगी वाइल्ड लाइफ, कैसे हम और आप करेंगे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का याद होगा, अगर नहीं तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि लोग उत्तराखंड में जब पेड़ों के जब उत्तराखंड में डेवलपमेंट के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो सबके सब जाकर पेड़ से चिपक गए थे, जिसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। मतलब क्या कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखना। This body was formed under the Water Pollution Act 1974। तो इस निकाय का गठन कब कहाँ किया गया है? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे, अगर आपको कोई पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने बनाई है, किस एक्ट का यूज करके बनाया गया है? तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 का यूज कर इसको बनाया गया है, ठीक है। अब मेन फंक्शंस की अगर बात करें कि इनके मेन फंक्शंस क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे कहते हैं कि व्हाट इज अ सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, ठीक है, एंड डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी, तो आपको यही सब लिखना पड़ेगा, ऊपर का ये वाला पॉइंट और नीचे के ये फंक्शन, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या बताएंगे, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। इनका मेन काम क्या है? एयर क्वालिटी, देखा होगा न्यूज़पेपर में दिल्ली का ज्यादातर निकलता रहता है एयर क्वालिटी का, ठीक है। फिर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी करना, वाइकल स्टैंडर्ड याद होगा ना, बेसल सिर्फ अभी आए हैं, क्या किया जा रहा है, इंजन को चेंज किया गया है, उसमें एथनॉल, एथनॉल की बात की गई है कि एथनॉल कैसे बनाया जाए 20%, पर कल वाले आर्टिकल में ये भी आपको दिया हुआ है, देखिएगा उसको। नॉइज पोल्यूशन, देखिए इन सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी करंट में कहाँ पे बन रहे हैं, हम ये भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन फीचर्स इसके क्या है? एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, व्हीकल स्टैंडर्ड, नॉइज पोल्यूशन, बायोमेडिकल स्टैंडर्ड, ऑटो फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, हैजार्डियस वेस्ट स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन स्टैंडर्ड और जनरेटर रिलेट स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें मेन फोकस गवर्नमेंट का कहाँ पर है, जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोमेडिकल स्टैंडर्ड। बायोमेडिकल स्टैंडर्ड 2016 इंडियन एयर बुक जाकर खोलिएगा, वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है हमारा 2016, जिसमें संशोधन भी बाद में किया गया है।
बायोमेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको हम लोग आगे करेंगे, लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बता दें कि बायोमेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, तो वो सारे पार्ट जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह से मिलते हैं, जो नीडल्स होती हैं, ठीक है, जो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजों को उसको करना है, खत्म करना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और दूसरा, अगर हम मेन फोकस इस पे कर सकते हैं वाइकल स्टैंडर्ड पर, अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में हम लोग गंगा परियोजना कल बात करी थी, और अदर नेशनल रिवर प्रोजेक्ट की बात करी थी, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेन फोकस वाले एरियाज की बात कर रहे हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, ये भी आपका है, और खतरनाक अपशिष्ट का जो होता है ये वाला, ठीक है, बाकी भी सारे हैं। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, एयर पॉल्यूशन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, पॉल्यूशन में हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जान लिया क्या होता है। ये वो बॉडी है जो क्या करती है, जितने भी हमारे पॉल्यूशन है उनके लिए गाइडलाइंस जारी करती है, उनको डायरेक्ट करती है, मॉनिटर करती है, उनके कंप्लेंट्स को भी देखती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ने पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण पे जब हम लोग आएंगे, एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन में मेन हमें जानना क्या है, देखिए एयर पॉल्यूशन में हमें मेन ये जानना है कि वो कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जरूरी है, सॉरी ग्रीन हाउस के लिए वो वाला इफेक्ट डाल रही है उसका, एक मिनट पानी पीता। तो हमें ये जानना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो कौन सी गैसें हैं जो बढ़ा रही हैं, ठीक है, उनको कैसे रोका जाए। पीएम सर क्या होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, सीएफसी, ये सब क्या है, इसके भी अपने गाइडेंस है। तो ये देखिएगा आप लोग, जो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज रिव्यूड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूजिंग द, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आर्टिकल कौन सा है, एक्ट कौन सा है, ठीक है, वो पूछा जाता है आपसे कि आखिर सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड तो कैसे बना, वो हमने देखा 1974, ठीक है, लेकिन अब एयर के लिए उसको कहाँ से पावर मिली, तो एयर पॉल्यूशन के लिए उसको पावर कहाँ से मिली, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीसीएस में और आईएएस में भी, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हो गया। तो these standards released in 2009 are also called National Ambient Air Quality Standards. In this, para pollution have been identified and standard have been prepared. देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें जब इसको बनाया गया एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 का यूज करते हुए, तो इसमें 12 ऐसी गैसों के बारे में बात की गई जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और ये पूरी 12 की 12 है, और जिनपे ऑलमोस्ट क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाइएगा, पॉल्यूशन के चैप्टर पे जाइएगा, और आपको ये सब मिल जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, पीएम पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, या हिंदी वाले में सही है, ये 2.5 है, यहाँ पर भी ये 2.5 है, ठीक है। ओजोन हो गई, लेड हो गया। अब लेड देखिए ना कि वो जापान में कौन सा होता है, ये पता होगा आप लोगों को, जापानी एंटरप्राइटिस एक बीमारी होती है ना, उसमें देखिए ये कितना सारा लेड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आगे हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर देता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। अमोनिया, अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, ठीक है, निकेल, बेंजीन, पैरीन, ये सब क्या है, ये सबके सब आपको रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। याद रखिएगा कि जो सीपीसीबी है वो कहाँ बनी थी, 1974 के तहत, ठीक। एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड वो कहाँ से लेके तैयार करती है, इंडियन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला आपका जो है 1981, ठीक है। और इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। ये सारी गैसें हैं, गैसों के बारे में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उससे ज्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक गैस की बात करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड है क्या। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये मुझे आप लोग भी बता सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज होती है कि वॉल्केनिक व्हीकल्स जो होते हैं ना, वॉल्केनिक कॉमा है आपका, ये क्या प्रिंटिंग, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, व्हीकल, कोल फील्ड, ठीक है, व्हीकल हो गया, कोल फील्ड हो गया। यहाँ पे जब इनको जलाया जाता है या जब ईंधन से धुआं निकलता है तो वहां सबसे क्या होता है, बहुत सारी गैस निकलती है, ठीक है, जिसको कलरलेस होती है। आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, जब तक वो बहुत काला धुआं ना दे तब तक आपको फील नहीं होता है कि उसमें से कोई गैस निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है, ठीक है। आपकी गाड़ी है, जब तक वो ब्लैक कार्बन ना छोड़ दे तब तक आपको ये पता होता है कि गाड़ी सही चल रही है, ठीक है। ऑर्डरलेस गैस होती है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती, क्योंकि जब तक गाड़ी बहुत गंदा सा धुआं नहीं दे देती तब तक आपको नहीं पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे खड़े हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है तब भी खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, रंगहीन गंधहीन गैस होती है। यहाँ गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। बिल्कुल अच्छे से इस लाइन को याद रखिएगा कि ये किसके साथ मिल जाती है, गैस वाटर के साथ मिलेगी, वाटर के साथ मिलकर क्या करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेगी, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इस समय जो भी वर्षा हो रही है ना आपकी, ये ना तो मानसून से हो रही है ना ये नॉर्थ वेस्ट से हो रही है, क्योंकि हमारे वहाँ दो तरह की वर्षा होती है ना, दो तरह का रेनफॉल होता है। एक मानसून होता है जो केरल से एंट्री मारता है, तो वो क्या होता है आपका साउथ वेस्ट होता है। एक होता है जो ठंडी की टाइम वर्षा होती है, देखा होगा, ठीक है। तो वो कैसे होती है, नॉर्थ वेस्ट से होती है। लेकिन जो अभी वाली हो रही है ना, देखें कि कहीं धुआं धुआं बन गया, कहीं वर्षा हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो वो सारी जो होती है वो आपकी एसिटिक रेन होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपल सी बात की एसिटिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो एलिमेंट क्या है, वाटर प्लस वाटर के साथ क्या मिलेगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। गैस कौन सी होगी, सल्फर होगी, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या बनाएगी, इक्वल टू सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, एसिटिक रेन के लिए हो जाएगा, जो किसको डिस्ट्रॉय करेगा, मानव स्वास्थ्य के ऊपर तो असर डालेगा ही, डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये जो आपके बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर ये ना इफेक्ट डालने लगता है, इनका पॉल्यूशन होने लगता है। कैसे कि कभी कभी देखा होगा कि पपड़ी बन के निकलना या उसका पीला पड़ जाना। अभी थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन नहीं, शायद 1.5 साल पहले की बात है, जब ताजमहल में इसके ऊपर ये सारा देखा गया था, ठीक है। तो वो किसके कारण हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हुआ था। तो सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, ये नीचे नीचे सब होगी, ये ऊपर जाएगी और फिर ये बादल बनेंगे और नीचे आके ये वर्षा कर देगी, ठीक है। ये सिंपल सी थी। दूसरा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अच्छा ये है कि जो सल्फर है आपकी मानव स्वास्थ्य के साथ क्या कर रही है, मानव स्वास्थ्य के साथ तो कोई जस्टिस नहीं कर रही है, वो तो उसके लंग्स को प्रभावित कर रही है, उसका स्किन को प्रभावित कर रही है, ठीक है। और ये धूम कोहरे का निर्माण करती है। कभी कभी देखा हो कि जब रास्ते में हम लोग चलते हैं तो बहुत धुआं धुआं सा हो जाता है, तो वहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात अगर हम करें तो हमारी नेक्स्ट गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके जो सोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली वही पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, ज्वालामुखी है, फसलों का जलना है, ठीक है। तो फसलों का जलना देखा होगा कि दिल्ली में ठंड के टाइम पर बहुत ज्यादा धुंध सवार हो जाती, बहुत सारा धुंध होता है। वो जब हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जाती है, ठीक है, हरियाणा पंजाब में जब पराली जलाई जाती है, पराली क्या होती है बहुत सारे लोगों को पता होगा या हो सकता है उसको ना पता हो। जब जो खेत होते हैं ना, खेत में जब आग लगाई जाती है जो उसका वेस्ट बचता है, खेत में जब फसल लगाई, फसल लगाने के बाद जब उसकी कटाई की, कटाई करने के बाद जो वेस्ट बचता है ना उसमें आग लगा दी जाती है। उसको अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आखिर खेत को कैसे मैनेज किया जा सकता है और गवर्नमेंट क्या क्या चीजें उनके लिए लेकर आ रही है, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समझ में आ गया। इसके सोर्स की अगर बात करें कैसे कलर की होगी, रेड
ब्राउन गैस होगी, ये सब इसके सोर्स है, कहाँ कहाँ से होगी, हार्ट एंड लंग्स का प्रॉब्लम करेगी ये। अब ये देखिए ना, डिक्रीज द प्लांट ग्रोथ। अब गैस किस तरह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ों की वृद्धि को प्रभावित कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये किस तरह से प्रभावित करेगी, हृदय और फेफड़ों की बीमारियां करेगी, अम्लीय वर्षा भी करवाएगी और वृक्षों की वृद्धि में कमी भी करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ सबसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये है कि इनका आप लोग रेफरेंस ले लीजिए, क्योंकि हमें साइंस का पेपर नहीं देना है, हमें इन्वायरमेंट का पेपर देना है, तो हमें सरफेस की चीजें पता होनी चाहिए। और ऐसे ही आपको एग्जाम्स में लिखना भी है, ऐसा नहीं लिखना है कि वो इसके साथ मिलती है तो इतने कंपाउंड इसके होते हैं, उतने कंपाउंड उसके होते हैं, ये सब यहाँ जरूरत नहीं है। हमें केमिस्ट्री का पेपर नहीं देना है कि हम केमिस्ट्री का पूरा फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे रख दें, हमें सरफेस की बातें जाननी है, वही हम लोग कर रहे हो। और इसके प्रभाव में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन आपसे चाहती है, ना कि उस गैस का सोल्यूशन चाहती है। वो गैस तो हो रही है, वो तो होगी, वो तो नेचुरली हो रही है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है, सारी गैसों का एक बैलेंस है ना, सारा बैलेंस। जब जब ये गैसें होना स्टार्ट होती हैं, इन्वायरमेंट में जब आने लगती हैं, तो ये उस बैलेंस को बिगाड़ देती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके, पार्टिकल्स मैटर की। तो ये क्या होते हैं पार्टिकल मैटर, ये क्या होंगे, ये बहुत ही महीन छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। हम लोग जैसे कुछ लोगों को हवा में, जैसे खुली हवा में सांस लेने से प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही होती है वहां पर भी लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इन कणों को निलंबित सस्पेंट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, सस्पेंट मिसलेनियस पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ये होते हैं। सिंपल सा है कि ये कैसे होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, 2.5 कण का व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है, या शरीर को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, या रक्त में चले जाते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक महीन वाली जो धूल चल रही होती है उसमें खड़ा नहीं रह सकता। वो हमें कैसे दिखती है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो ऐसे उठते हुए दिखती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एल्बिडो पे। तो एल्बिडो क्या है, देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, इनसे ज्यादा ना आपको जानना है ना इससे ज्यादा आपको लिखना है। ठीक, जहाँ पे डिटेल में लिखना होगा वहां पर आपसे डिटेल भी करवाएंगे, जहाँ पे शॉर्ट में लिखना है वहां पे शॉर्ट भी करवाएंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, एल्बिडो, एल्बिडो पे कल हम लोग बात करेंगे, एल्बिडो होता क्या है, और एक बार जो वीडियो ये देख रहे हैं वो एल्बिडो को एक बार पढ़ भी लेंगे। बहुत ज्यादा आज भी डिस्कशन हमारा हो नहीं पाया, क्लास बहुत ज्यादा आगे आज भी कर नहीं पाई हमारी, लेकिन कल से हमारी क्लास बहुत अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख लिया क्या चल रहा है, डिमांड आयोग की क्या चल रही है देख लिया, अपना सिलेबस हमने समझ लिया है क्या चल रहा है। अब हमें बस अपने सिलेबस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एल्बिडो से। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही हमारा लेक्चर 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है गाइस, ओके बाय।